Kiriano, building bonds, building future. A very good morning to all my dear students. I hope so that you all are doing well. आज हम लोग अपनी वीडियो में चैप्टर 2 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसमें जो एक्सरसाइज 1.2 है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली 2 थ्योरम्स पे वर्क किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन है यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम, जो हमने जिसके बेसिस पे 1.1 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। और नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके बेसिस पे हमारी सेकेंड दैट इज 1.2 एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है। अब उसमें हमको क्या करना है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसमें कुछ नहीं, हमको बेसिकली एलसीएम पे वर्क करना है। जैसे कि हमने यूक्लिड डिविजनल जो एल्गोरिथम थ्योरम थी हमारी, उसमें हम लोगों ने उसकी बेसिस पे जो हमारा फॉर्मूला था a=bq+r के बेसिस पे हमने HCF फाइंड किया था। पर इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल एलसीएम निकालना है। पर हाँ, उसमें क्या हुआ है, कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को इस तरीके से दे रखे हैं, जो अलग अलग मेथड्स पे हैं। निकालना एलसीएम ही है, पर उसको समझना और उसके बेसिस पे कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उन्होंने कुछ क्या किया है, अलग अलग मेथड्स पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं और अलग अलग मेथड्स पे ही उन एग्जांपल्स के बेस्ड पे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो ये एक्सरसाइज है वो एग्जांपल 5 से शुरू है। जो 1 to 4 एग्जांपल्स हैं वो आपके 1.1 में दे रखे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। मैं इसका क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की, अभी उन्होंने परचेज नहीं की है या सोच रहे होंगे कि 1-2 महीने बाद ड्यू टू लॉकडाउन वो बाद में परचेज करेंगे, तो मैं इसका क्वेश्चन भी आपको डिक्टेट कर दूंगी, जिससे कि आपको इजीली समझ आ सके। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। हमको एक नंबर को कंसीडर करना है जिसमें 4 की पावर क्या है, n है। हमको पता नहीं है कि n की वैल्यू क्या है। तो n है जिसमें जो n है वो हमारा कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल नंबर होगा, बट होल नंबर भी हो सकता है। और मैंने आपको दोनों नंबर्स के डिफरेंस भी बताए थे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सा डिफरेंस होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और एंड किसी का पता नहीं होता, इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। मतलब इसमें दे रखा है कि आपको चेक करना है कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर होगा और जो 4 to the power n है उसकी वैल्यू 0 पे एंड होनी चाहिए। मतलब वो जो नेचुरल नंबर है वो आपका बेस्ड किस पे होना चाहिए, उसकी पावर इतनी होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसकी पावर इतनी होनी चाहिए कि जो आपका 4 है वो एंड्स करे किस नंबर पे, 0 पे। तो हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी। हम लोग इस तरीके का क्वेश्चंस किस बेसिस पे सॉल्व करते हैं, जब आप ये देखिए, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 दे रखा है, इट मीन्स वो 10 का मल्टीपल होगा। अगर वो 10 का मल्टीपल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, 2 into 5 और 5 into 2, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई तो मल्टीपल होता नहीं। 1 into 10 हो सकता है, बट वो अभी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वो क्या होगा, 2 into 5। मतलब किसी भी नंबर के पीछे जिसमें आपको 0 चाहिए उसमें या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। उसमें मतलब कि उसके फैक्टराइजेशन में, उसको जब हम तोड़ते हैं एलसीएम के थ्रू, तो उस
जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं उसको, तो उस फैक्टराइजेशन में या तो आपका 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इफ 4 to the power n फॉर एनी नंबर n, मतलब अगर आपको 4 to the power n चाहिए तो उसका कोई भी एनी नंबर n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0, अगर वो 0 की मतलब एंड जो उसका नंबर है वो 0 होगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। मतलब अगर आपको किसी भी डिजिट के पीछे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसमें आपको डिजिट के पीछे 0 चाहिए तो वो डिविजिबल बाय 5 होना ही चाहिए। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर 4 to the power n, क्योंकि जब हम n का 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 to the power 2 ही आएगी, 5 कभी नहीं आ सकती, क्योंकि 4 तो वैसे भी छोटा है। और अगर 4 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो कैसे भी 5, 3 ये सब नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और 4 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी इवन नंबर के फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ सकता या कोई भी ऑड नंबर नहीं आ सकता, आ सकता है, पर 4 के में 5 नहीं आएगा। सिंपल सी बात बस इतनी सी है। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n is 2. Hence there is no natural number n for which no natural नंबर, ये जो नो है ये नो ही है, और ये जो n का पॉइंट लगाया वो नंबर को डिनोट कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म है n, फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ इसके बेसिस पे हमने ये सजेस्ट किया है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 के बाद 0 ला सके, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है, सिंपल हमको 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। कैसे करेंगे, 6 का एलसीएम निकालेंगे, 20 का एलसीएम निकालेंगे, निकाल दिया हमने, लेकिन ये फेयर में नहीं निकालेंगे, जो आपका रफ वर्क है, जो आपने एक एक्स्ट्रा पेज निकाला है कैलकुलेशन के लिए, उसमें निकालेंगे। हमें पता चल गया कि 6 के फैक्टर्स होंगे 2 into 3, 20 का फैक्टर्स होगा 2 into 2 into 5। तो हम क्या करेंगे, इससे HCF निकालेंगे। छोटे में याद होगा, HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिट्स की पेयरिंग करते हैं। आपको 2 डिजिट दे रखी है, दैट इज 20 and 6, जिनका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हमने पेयर किया, क्योंकि ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऊपर कोई 2 नहीं है, इधर 5 है, इधर कोई 5 नहीं है, इधर 3 है, इधर कोई 3 नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो जो डिजिट्स आपकी हैं सिर्फ उनकी पेयरिंग करेंगे। कर दी हमने पेयरिंग। अब इसकी जो आपने पेयरिंग किया वो आप सिंगल डिजिट HCF में नोट करेंगे, दैट इज 2। अगर यहाँ पे पेयर 2 का एक और हो रहा होता तो यहाँ पे एक और 2 आ जाता, 3 का पेयर हो रहा होता तो एक और 3 आ जाता। मतलब कि पेयर में ही आता है HCF में। जो भी नंबर आप नोट करते हो वो जो आपकी ऑलरेडी डिजिट्स हैं जिनका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उनमें से जो जो पेयर निकलते हैं, उन दोनों डिजिट्स में से जो पेयर निकलता है उसको हम एक सिंगल बार नीचे पेयर बना के नीचे नोट कर देते हैं। कॉमन लेके समझ लीजिए, दोनों का एक कॉमन लेके नीचे लिख देते हैं। ये हमारा HCF हो गया। अब आया LCM। LCM में हम लोग को क्या करना होता है, ये डिजिट का तो एक 2 बन गया और बाकी की जो डिजिट्स हैं उनको हम सिंगल टाइम नोट करते हैं। जैसे इसको हमने पेयर बना के 2 नोट कर दिया, अब हमारा सिंगल 2 बचा, नोट कर दिया, 3 बचा, नोट कर दिया, 5 बचा, नोट कर दिया। जिनके पेयर नहीं भी बन रहे उनको भी नोट कर दिया। अब इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको पता चला कि इसका जो LCM है वो क्या निकला, 60 निकला। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 7। सो स्टूडेंट्स, 7th एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, किसका, 96 का एंड 404 का। H404 बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया ये। तो
404 का और 96 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जो हमने किया है, बट ये आपको रफ वर्क में करना है। उसके बाद जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने क्या देखा कि इसमें दो पेयर बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि जिसके पेयर बन रहे होते हैं उसको हम सिंगल सिंगल मतलब कॉमन मान के, या पेयर जिसका बन रहा होता है उसको सिंगल यहाँ पे नोट करते हैं। तो इसका हमारा पेयर बन रहा था तो हमने यहाँ पर लिखा, तो दो पेयर बन रहे थे तो दो बार हमारा 2 आया। उसके बाद जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा HCF कितना निकला, 4 निकला। अब उसी तरीके से हम LCM देखेंगे कि हमारे जो दो पेयर बन रहे थे उनको हमने एक एक बार नोट किया और बाकी के एक एक बार नोट किया, जो सिंगल सिंगल है उनको भी हमने एक बार नोट किया और उनका मल्टीप्लीकेशन निकाला तो 96 दैट इज 9600 निकला। उसी तरीके से अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल 8, उसमें हम देखेंगे कि उसमें भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, किसका, 72 का और 120 का। जब हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज LCM किया, उनको तोड़ा, तो हमको पता चला इन तीन पेयर का निकालना था, जिसमें हमको 6 का भी निकालना है, 72 का भी निकालना है और 120 का भी निकालना है। तो इन तीनों का जब हमने निकाला तो हमने देखा कि तीनों का हमको पेयर, तीनों जो हमारे नंबर्स थे उनके पेयर को हम पेयर बना के उनके नंबर्स को, उनके फैक्टराइजेशन को हम पेयर बना के नीचे लिखेंगे। जैसे कि इसका एक बना हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो सबसे सारे तीनों वैल्यूज में कॉमन आ रहा है। 4 का LCM निकाला तो चारों में कॉमन आ रहा हो, तो उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे। अब जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारा एक जो होगा वो 3 भी होगा। तो हमारा एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो 2 इंटू 3 कितना निकला, हमारा 6 निकला। नेक्स्ट है हमारा LCM, जो कि हमने बाकी के एग्जाम्पल्स में भी किया है। जिनका पेयर बन रहा है उनको एक एक बार नोट किया। जैसे मान लीजिए हमने इसको और इसको, 2 का और 3 का ही तो पेयर बन रहा था हमारा, एक 2 का और एक 3 हमने पेयर का नोट किया। बाकी के सारे 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे 2 हो गए, 3 हमारा 1 बचा था वो यहाँ है और जो 5 था वो यहाँ है। जब हमने इन सबका मल्टीप्लाई किया तो कितना निकला, 1440 हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल का जो LCM निकला। अब हम लोग इसके बाद इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ये हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर किए, 4 एग्जाम्पल्स थे इस एक्सरसाइज में जो हमने कवर किए। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का, हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट फैक्टराइजेशन जो हमको करना है वो है 140 का। जब हमने 140 का फैक्टराइजेशन किया तो उसका आंसर क्या निकला, हमारा जो LCM है बेसिकली उसका फैक्टराइजेशन नोट किया गया है दैट इज 2 और 5 7। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये नेक्स्ट है हमारा 150 का फैक्टराइजेशन हमने किया, उसका निकला 2 इंटू 2 3 इंटू 13। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, ये सब मैंने आपको इसलिए सॉल्व करके दिए हैं जिससे आप इजीली समझ सकें कि फैक्टराइजेशन बेसिकली किया किस तरीके से जाता है। और देखिए कुछ आपको नंबर्स ऐसे भी दे रखे हैं जो बहुत ही टिपिकल होते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एटलीस्ट, अगर आप डेफिनेटली 10th के स्टूडेंट से तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आप अच्छे से विद रिवीजन याद करके रखिए। क्योंकि एकदम से सडन कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, कोई इतनी बड़ी डिजिट आ जाती है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, बट वो बच्चा जिसको क्वेश्चंस अच्छे से आते हो, जिसको टेबल अच्छे से आती हो, वो डेफिनेटली इन ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे सिंपली हमको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, जो कि मैंने किया है। अगर आप लोगों को इसको नोट करना है या जॉट डाउन करना है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। अब हम इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं जिनमें हमको बेसिकली LCM निकालना होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है।
उसमें हम लोगों को क्या देखना है, इन दोनों के एलसीएम निकाले हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों इनके निकाले हुए हैं, जिसमें हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, बट हमको सिर्फ इतना पता करना है कि जिस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो और जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम है वो दोनों सेम आते हैं या नहीं है, दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर वो बराबर हैं इट मीन्स आपने ऑलमोस्ट क्या आपने वो क्वेश्चन सही किया है। अगर वो दोनों डिजिट सेम नहीं आ रही हैं इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम भी निकाला, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जिन दो नंबरों का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा निकला, एलसीएम निकला 182 और एचसीएफ निकला 13। हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कि जो नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखे थे उनका हमने मल्टीप्लाई किया, देखा तो दोनों सेम है। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही प्रोसीजर के थ्रू है, बस डिजिट्स आपकी डिफरेंट है। तो इनका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन HCF और LCM निकाला। उसके बाद इन HCF और LCM का हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से इक्वलिटी चेक की कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, जिसमें हमको पता चला कि दोनों ही सेम। सो स्टूडेंट ये सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, दैट इज उसमें हमको निकालना है जो फैक्टराइजेशन करना है वो करना है 336 का और 54 का। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो देखा कि इसमें सिर्फ दो पेयर बन रहे हैं, एक तो 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। तो इनका पेयर का हमने एक एक कॉमन लिया और उससे जो हमारा HCF निकलेगा वो मल्टीप्लिकेशन के बाद 6 निकलेगा। बाकी के जो हमने LCM लिया उसमें से जो कॉमन वाली थी वो डिजिट एक एक बार लिखी और बाकी की जो डिजिट्स थी हमारी वो सिंगल टाइम हमने नोट किए। और नोट करने के बाद हमने देखा कि उसका जो LCM निकला है वो क्या निकला है 3024। अब इस LCM के थ्रू हमने वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू किए जैसे कि HCF इंटू LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM और HCF जो हमारा निकला हुआ उसको हमने यहाँ नोट किया और फिर यहाँ पर सॉल्व करके देखा कि 18,144 निकला जो कि इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो हैंस हम ये मानते हैं कि हमने जो अपना कैलकुलेशन किया ये एक तरीका है चेक करने का कि आपने जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको 3 डिजिट्स का LCM लेने को बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में बस डिफरेंस इतना सा है, तीनों में हमको LCM निकालना है। बट थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके कंपैरेटिव में थर्ड क्वेश्चन में आपको LCM निकालना है बट 3 डिजिट्स का, जिनको हमको 3 डिजिट्स में पेयर बनाना है। फिर उन्हीं पेयर से हमको HCF निकालना है और बाकी की जो रेस्ट वैल्यूज है इंक्लूडिंग दैट पेयर्स आपको LCM निकालना है। जैसे हमने निकाला है 12 का, 15 का, 21 का, बहुत बड़ी डिजिट्स नहीं है, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं इसका। और जब हमने LCM निकाला तो देखा कि इनमें एक भी पेयर नहीं बन रहा आपका। जैसे हाँ बेसिकली इसमें बन रहा है किसका 3 का बन रहा है, इसमें जो आपका पेयर बन रहा है वो 3 बन रहा है। इट मीन्स आपका जो HCF है वो किसी से मल्टीप्लाई ना होकर कोई और पेयर ना बनकर 3 आपका HCF हो जाएगा और LCM आपका हो जाएगा 240। इसमें आप देखेंगे कोई भी पेयर नहीं बन रहा था तो हमने एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना लिया दैट इज 1। तो और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपको समझ में ना आए कि इस तरीके से करें या नहीं करें, जिस भी LCM में अगर आपका कोई भी पेयर, जिस भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपका एक भी पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो आप किसको मान लेंगे कॉमन फैक्टर आपका 1 को मान लेंगे। तो इसमें हमारा HCF 1 आ गया और जो हमारा LCM है वो निकलेगा 17 इंटू 23 और इंटू 29 करके। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने देखा कि जो HCF है हमारा कितना निकल रहा है 1। क्यों? क्योंकि इन तीनों का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। और LCM में हम इन सारी डिजिट्स को 1 बाय 1 नोट करके इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका LCM निकाल लेंगे।
तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस थी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो इन दिस फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपको ऑलरेडी दे रखा है HCF, मतलब कि 306 और 657 का आपको LCM और HCF निकालना है, जिसमें आपको डायरेक्टली HCF दे रखा है और हमको LCM फाइंड आउट करना है। एक मेथड तो हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उनमें से जो कॉमन निकलता है हमारा वो हमारा HCF हो जाता है। बाकी के बचे हुए डिजिट्स हमारे LCM इंक्लूडिंग दोज कॉमन वैल्यूज, हमारे जो बाकी के बचे हुए वैल्यूज हैं वो हमारे LCM में आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके और हम LCM और HCF निकाल देते हैं। बट एक तरीका हमारा ये जिसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमको ऐसे LCM पूछा गया है तो या तो एक तरीका हमारे पास पुराना वाला है कि हम पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर उसमें से कॉमन निकालें, फिर बचे हुए वैल्यूज और इंक्लूडिंग दैट कॉमन वैल्यूज उनको नोट करके मल्टीप्लाई करके LCM निकालें। बट एक डायरेक्ट तरीका है हमारा जो हमको पता हुआ था, लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि LCM और HCF हमको ऑलरेडी निकालना है। किसका? इसका। HCF हमको दे रखा है और LCM हमको निकालना है। तो जो हमको निकालना है वो हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे रखते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। हमने ये मल्टीप्लिकेशन में था HCF, इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। फिर डिवीजन में हमको HCF की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, हमने HCF की वैल्यू पुट करके इन दोनों वैल्यूज का डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके और 9 से उसका डिवाइड कर दिया, तो हमको ये वैल्यू मिली, दैट इज 22,338। अब हमने इस वैल्यू को हमने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो आंसर है, हमने लास्ट सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया था लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें हमने देखा था कि हमने उसको वेरीफाई भी किया था। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, HCF LCM निकालने के बाद हमने उसको वेरीफाई किया था किससे? LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। तो उसी तरीके से हम इसमें भी वेरीफाई करते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। अगर हमारा LHS और RHS सेम आ जाता है, इट मीन्स हमने सही किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया और उसमें देखा कि हमारा LHS और RHS एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमने जो मेथड यूज किया है, जो तरीका यूज किया है वो एकदम सही है और मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन भी हमारी सही आई है। फिफ्थ सॉल्यूशन जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का है, तो आपने ये नोटिस किया होगा सॉल्यूशन देख के ऑलमोस्ट कि जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था फोर्थ, जो इसका एग्जाम्पल था फोर्थ, वो हमने डिस्कस किया था। तो उसमें साफ साफ 4 टू द पावर n को डिस्कस किया था कि 4 टू द पावर n में n की वैल्यू जो है ऐसे नेचुरल नंबर से होनी चाहिए, उसको रिप्लेस करना है जिससे कि उसकी जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो 0 आ जाए। बट मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था कि वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो 5 से डिविजिबल हो, 5, 2 और 10 से डिविजिबल हो, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं 6 टू द पावर n के बेसिस पे। अगर हम 6 टू द पावर n के बेसिस पे कोई भी ऐसी, इसमें ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये टोटली बेस्ड है आपकी लैंग्वेज पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ के लिखेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसको रटेंगे तो एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि 6 की पावर n है, हमको सिर्फ ये करना है, 10 से डिस्कस करना है कि ये जो डिजिट आपको दे रखी है जिसके लास्ट में 0 की बात चल रही है, वो 10 से डिविजिबल है या नहीं, 10 से या उसके फैक्टर से, मतलब 2/5 से डिविजिबल है या नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि 6 डिविजिबल नहीं होगी, 2 से होगी पर 5 से नहीं होगी। तो इसमें क्या है, 2 और 5 दोनों से होनी चाहिए थी। तो अब इसमें क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला 6 का, तो क्या निकला 2/3। अगर 3 की जगह 5 होता तो डेफिनेटली वो हो सकता था डिविजिबल। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5. 6 to the power n cannot be divisible by 5. तो हमने ये अपनी तरफ से एक assumption रखा है, hence there is no natural number of n for which 6 to the power n ends with the digit 0. Okay? अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है
उसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो नंबर है, ये जो डिजिट्स हैं, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो ये पता करने के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमने जब सॉल्व किया तो किस तरीके से किया, इसमें जो एक डिजिट है जो सेम 2 बार रिपीट हुई है, तो उसको हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या 7, 11 और प्लस 13 की जगह, जिसको हमने कॉमन ले लिया उसकी जगह हमने +1 लिख दिया। अब इसमें क्या हुआ कि 13 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई 11 से किया 77 + 1, फिर 13 मल्टीप्लाइड बाय 78 का जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमको पता चला कि 13 × 6 हमारा 78 होता है। तो हमने इसका प्राइम फैक्टर्स किसके, जो 7 × 11 × 13 + 13 के प्राइम फैक्टर्स जो निकले हम क्या निकले 6 और 13। तो हमने ये इससे अज्यूम किया है दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये समझने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। और इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जो रियल नंबर की फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स। इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से कटते हैं, जैसे कि 5 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ। बट जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। वो खुद से भी कट सकते हैं, वो 1 से भी कट सकते हैं और वो बाकी डिजिट से भी कट सकते हैं। तो दैट इज कंपोजिट नंबर। इसमें हमने देखा सेम वही प्रोसेस जो हमने इसमें अप्लाई किया, वही हमने इसमें देखा है कि 5 हमारा कॉमन जा रहा था, तो हमने उसको कॉमन ले लिया और उसकी जगह पे हमने 1 रख दिया। सबका मल्टीप्लाई किया तो 1008 हमारा आंसर निकला, उसमें हमने 1 ऐड किया तो 1009। अब हमको पता चल रहा है कि 1009 फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसमें तो 78 हमारा फैक्टराइज हो चुका था। बट जो 1009 है उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसकी जो डिजिट आएगी वो पॉइंट में आएगी, इसलिए हमने उसको फैक्टराइज ना करते हुए ये बताया कि वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसमें 2 फैक्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का, वो एक प्रॉब्लम बेस्ड है। तो सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं इसको आपको हिंदी में समझाती भी जाऊंगी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड के पास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम। मतलब सोनिया और रवि 2 बच्चे हैं जिनको जो सोनिया है वो जब राउंड लेती है तो उसको पूरा कितना मिनट लगता है, 18 मिनट्स लगता है। बल्कि जब रवि राउंड लेता है इस पूरे सर्कुलर फील्ड का, जब एक राउंड लेता है तो उसको कम टाइम लगता है, जैसे कि जो कि है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। हम मान लेते हैं, सिचुएशन ये है, हम मान लेते हैं कि दोनों ने सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन से स्टार्ट किया है, और मतलब सेम डायरेक्शन से ही सेम टाइम से और सेम पॉइंट से उन दोनों ने राउंड लेना स्टार्ट किया है। तो हमको ये पता करना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर दोनों ने यहाँ से सेम डायरेक्शन पे सेम टाइम पे चलना शुरू किया है तो वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट पे आके मिलेंगे। तो ये पता करने के लिए हमने क्या किया, एक एलसीएम निकाला दोनों का। एलसीएम निकाल के हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला। एचसीएफ में हमारा एक डिजिट और 2 डिजिट, ये मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था। तो हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे 2 वैल्यू है वो
निकली है जो कि हमारी कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम उसको नोट करेंगे, और एलसीएम में हमारे 36 निकला है। तो इससे हमको पता चला कि दोनों जब आके मिलेंगे तो वो कितने मिनट पे आके मिलेंगे, 36 मिनट पे। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इसके साथ हमारी 1.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना हो या उसमें कुछ समझना हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।